दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं करोड़ों की संख्या में देश में खोले गए बैंक खातों के बारे में। वो बैंक खाते आपके राष्ट्रीय बैंक में हो, प्राइवेट बैंकों में हो या कोऑपरेटिव बैंकों में हो, किसी भी प्रकार का खाता हम उसके बारे में आज जानकारी देंगे कि देश में खोले जाने वाले सेविंग अकाउंट बचत खातों में कितनी राशि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जमा की जानी चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो खोले गए हैं वो खाते हैं सेविंग खाते, बचत खाते। बचत खातों के बाद में सबसे ज़्यादा जो खाते खोले जाते हैं वो होता है चालू खाता, करंट अकाउंट, जो कि व्यापारी वर्ग द्वारा खोला जाता है। तो देश में आज की तारीख में करोड़ों की संख्या में जो बैंक खाते खुले हैं उसमें मुख्य तरह दो तरह के खाते खुले हैं। सबसे अधिक संख्या में पहले नंबर पे है बचत खाते, जिसको सेविंग अकाउंट कहा जाता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट, जिसे चालू खाता कहा जाता है व्यापारी वर्ग द्वारा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे द्वारा दैनिक रूप से बैंक से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, उसमें लेन देन किया जाता है, उसमें पैसे जमा किए जाते हैं। जमा करने के स्वरूप अनेक होते हैं। कैश के रूप में राशि जमा की जाती है, जो कि हमारे पास में नकदी राशि होती है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग बैंक में रखना उचित समझते हैं भारतीय लोग। तो इसमें किसी से चेक मिला हो, किसी से बैंक ड्रॉप मिला हो, या बैंक के चैनल के थ्रू NEFT, RTGS या नेट बैंकिंग के थ्रू माध्यम से हमें अगर पैसा मिला है तो बैंक में जमा किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में बैंकों के द्वारा एक निश्चित सीमा की जो निश्चित की गई है सरकारी विभागों द्वारा, जिसमें मुख्यतः आयकर विभाग को जानकारी दी जाती है बैंकों के द्वारा कि अगर एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा नकदी राशि जमा की जाती है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को बैंक द्वारा दी जाती है। अब इसके माध्यम से जब आपके बैंक में इतना पैसा जमा हो जाता है तो आयकर विभाग द्वारा आपसे ये जानकारी चाहिए जाती है कि आप जो प्रतिवर्ष आपका आयकर रिटर्न भरते हैं तो उसमें क्या आपने आपकी उचित इनकम बताई है, और इसमें कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है कि आपने जितना कैश बैंक में जमा किया है, कितना नकदी पैसा जमा किया है, और जो इनकम टैक्स रिटर्न में पैसा आपने इनकम के रूप में बताया है कि इतने हम आय हमको इस वर्ष हुई है, तो क्या वो समानांतर है, जस्टिफाइज है। तो ये बैंक और इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब आपस में जानकारी आदान प्रदान की जाती है तो बहुत ही गहराई से और ध्यान देने वाली बात ये होती है खाता धारक के लिए कि वो अपनी उचित इनकम बताए, सही इनकम बताए अपने आयकर विवरण में, जिससे कि आगे जाके उसको किसी बार की तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जब एक निश्चित मात्रा के अधिक बैंक में राशि जमा कर दी जाती है और बैंक द्वारा इसकी जानकारी जब आयकर विभाग को दी जाती है तो आयकर विभाग आपके आयकर रिटर्न में जो आपके द्वारा इनकम बताई गई है उससे इसको मैच करता है, और भिन्नता आने पर फिर आपको नोटिस की कार्रवाई की जाती है। आयकर विभाग अपनी कार्रवाई शुरू करता है, आपसे उसके स्रोत पूछता है, आपको समय दिया जाता है सुनवाई के लिए। और अगर आप मान लो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, आपके पास उचित कारण नहीं हुआ कि आप आय का जो माध्यम है आपका, या आपने जो बैंक में पैसा जमा किया है आपके सेविंग खाते में 10 लाख से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में फिर टैक्स की कार्रवाई शुरू की जाती है, टैक्स लगाने की। और वो जो मात्रा होती है काफ़ी अधिकतम होती है, जिसमें टैक्स के साथ में अधिकतम आपको ब्याज, पेनल्टी आदि सभी का भुगतान करना पड़ता है। तो आपका एक बैंक में खाता हो, एक ही बैंक में एक से अधिक किसी भी स्वरूप में खाते हो, आपका व्यक्तिगत इंडिविजुअल खाता हो स्वयं के नाम से, जिसमें आप स्वयं लेन देन करते हो, या आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके जॉइंट खाते हो जिसमें आप परिवार के लोग लेन देन करते हो, या फिर एक से अधिक बैंक हो। इसमें कोई सीमा निश्चित नहीं है देश में कि एक व्यक्ति कितनी बैंक में खाते खोल सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसी आपको आवश्यकता हो, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार अलग अलग बैंकों में आप कितने भी खाते खोल सकते हैं। पर नियम ये लागू हो जाता है इनकम टैक्स विभाग का कि अगर मान लो एक वर्ष में, एक वर्ष का मतलब हुआ एक वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष होता है 12 महीने का, अप्रैल से लेके
तो 31 मार्च तक, जिसमें आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 12 महीने की गिनती होती है। और आपने पूरे देश भर में एक से अधिक ही बचत खाते खोल रखे हैं अनेकों बैंकों में, तो उन सबकी सीमा, उनकी सबकी राशि जोड़ी जाती है। अगर वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, अब सबसे मुख्य बात होती है कि ये पता कैसे चलता है आयकर विभाग को। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है कि बैंक खाता खुलता कैसे है। बैंक खाता खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं पैन कार्ड। जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपके एड्रेस के प्रूफ, आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आपके फ़ोटो, आपके पैन कार्ड की कॉपी ली जाती है। और आज के समय में पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक किया जाता है, दोनों लिंक होते हैं। बैंक में भी आप जब खाता खोलते हैं तो आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है, पैन कार्ड की कॉपी देनी होती है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो उसका यूज़र आईडी ही पैन कार्ड नंबर होता है। वहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर भी देना होता है, आपका पासपोर्ट नंबर देना होता है। रिटर्न भरते समय ये नियम हो गया आजकल कि जितने भी बैंक में खाते हैं, चाहे वो आपके बचत खाते हो, जितने भी बचत खाते हो, एक बचत खाता हो, जॉइंट में खाते हो, एक से अधिक बैंकों में खाते हो, सबकी जानकारी देनी होती है। अगर करंट अकाउंट है तो उसके एक से अधिक है, उसकी जानकारी देनी होती है। तो जब ये जानकारी बैंकों के माध्यम से पैन कार्ड से लिंक होने से, जुड़ा होने से आयकर विभाग को प्राप्त होती है, तो ये बहुत ध्यान देने की बात होती है कि एक से अधिक खाते ही क्यों ना हो पूरे देश भर में आपके, तो वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स विभाग के पास जानकारी जाती है कि एक वित्तीय वर्ष में जो 10 लाख की सीमा थी, वो इस खाता धारक द्वारा इतना नकदी बैंक में जमा किया गया है। तो फिर बैंक द्वारा आपके आयकर विवरणी, जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है संबंधित वर्ष का, उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उससे मैच किया जाता है आपकी इस वर्ष की इनकम को कि आपने एक्चुअल में कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, आपके बैंक खाते में इतना पैसा आ रहा है, इस वर्ष आपकी इनकम कितनी है, किस माध्यम से इनकम हुई है आपको। इसके अलावा और आपको कहाँ से इनकम प्राप्त हुई है, पैसे आवक हुई है, जो आपने आयकर विवरणी में बताई है। अगर वो इससे संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज़ सेक्शन 115 BBE के अंतर्गत, सेक्शन 69A के अंतर्गत, और यहाँ से 69 के जो सेक्शन होते हैं, अनएक्सप्लेन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, 69A, B, C, D, ये इन सेक्शनों में फिर संबंधित जो भी आयकर विभाग को उचित लगता है, आपसे जानकारी, आपके आय के, आपके द्वारा बैंक में जो पैसे जमा किए उसके स्रोत की जानकारी आपसे मांगी जाती है, जो आपको देनी होती है। तो एक तो ये निश्चित हो गई कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में आपको 10 लाख से ज़्यादा अगर कैश आपका बैंक में जमा हो गया नकदी के रूप में, एक या एक से अधिक बैंकों में या एक से अधिक खातों में, तो आपको ये सीमा समाप्त होने के बाद में बैंक के माध्यम से, पैन कार्ड के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को जानकारी पहुँचती है। दूसरा मुख्य और एक और रीज़न है बैंक को प्राप्त होने की जानकारी कि आजकल आपकी इनकम हो या ना हो, लेकिन 7 ऐसी स्थितियाँ हैं जिस कंडीशन में आपको आयकर रिटर्न भरनी होती है, उस पर भी हम इस बार इसमें बात कर लेते हैं। सबसे मुख्य बात होती है कि जैसे मान लो आपने एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 12 महीने में, अगर एक वर्ष में आपने 1 लाख से ज़्यादा बिजली बिल, जो हम लोग घर में बिजली बिल यूज़ करते हैं या व्यवसाय स्थल पे बिजली यूज़ करते हैं, उसमें हमने अगर 1 लाख से ज़्यादा बिजली विभाग को, इलेक्ट्रॉनिक विभाग को, इलेक्ट्रिसिटी विभाग को अगर 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट किया है एक वर्ष में, तो आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे आपकी इनकम कितनी ही कम क्यों ना हो, जीरो क्यों ना हो। तो वो जानकारी जब आयकर विभाग को जाती है तो उनसे आय का स्रोत पूछा जाता है। साथ ही साथ में दूसरी स्थिति होती है कि आपने विदेश यात्रा की हो, विदेश यात्रा करने पर इसमें सीमा जो आय निश्चित की गई है खर्च करने की, कि 2 लाख। अगर एक व्यक्ति द्वारा विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज़्यादा राशि खर्च की जाती है, तो भी उस यात्रा करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है, चाहे उसकी इनकम जो भी हो, जिस भी स्रोत से हो, कम हो, ज़्यादा हो। तीसरी स्थिति आती है कि व्यवसायी द्वारा अगर उसका टर्नओवर, जो व्यवसाय होता है, रिसिप्ट होता है या सप्लाई होता है, तो उसको आजकल जीएसटी में उसको सप्लाई कहा जाता है। आप सेवा दीजिए या माल बेचिए, मैन्युफैक्चर करिए, उसके बाद में उसको होलसेलर हो, रिटेलर हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, स्टॉकिस्ट हो, सप्लायर चेन में हो, एजेंट का काम करते हो, तो उसमें अगर मान लो आपने सप्लायर आपका टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा एक वर्ष में हुआ हो, तो भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगली बात होती है चौथा पॉइंट की, अगर मान लो आप प्रोफेशनल है, कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, कर सलाहकार है,
तो उस कंडीशन में आपके लिए जो सीमा निश्चित की गई 10 लाख, एक वित्तीय वर्ष में अगर आपने सेवा देने के बाद में जो फीस प्राप्त की है, टोटल अगर आपका उस समय का उस वर्ष का रिसिप्ट आवक या सेवा शुल्क 10 लाख है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया विभाग द्वारा। 5वीं कंडीशन आती है कि हम कहीं भी हमारी सेवाएं देते हैं, उससे हमें जो इनकम प्राप्त होती है या सेवा शुल्क प्राप्त होता है, उस पर टीडीएस कटता है, या फिर किसी भी स्रोत से, चाहे आप कमीशन, एफडी, सैलरी या जो जहाँ जहाँ जिस स्रोत से टीडीएस या टीसीएस कटता है, तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक डिपार्टमेंट द्वारा एक सीमा निश्चित की गई है कि एक वित्तीय वर्ष में अगर 25,000 से ज़्यादा टीडीएस कट जाता है पैन कार्ड पर, तो उस कंडीशन में भी आयकर रिटर्न भरना जरूरी है, इनकम का स्रोत बताना जरूरी है, कितनी इनकम थी। सीनियर सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन किसे कहा जाएगा, जो 60 वर्ष से जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। सामान्य करदाता जो होता है, सामान्य व्यक्ति होता है 60 वर्ष तक। वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है देश में इनकम टैक्स विभाग के डेफिनेशन के अनुसार 60 वर्ष। अगर 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गई हो तो उस व्यक्ति को सीनियर सिटीजन कहा जाता है और उनके लिए सीमा रखी गई 50,000। एक वर्ष में अगर सीनियर सिटीजन के पैन कार्ड पर टीडीएस 50,000 टीडीएस और टीसीएस मिलकर अगर इससे अधिक कटा है तो उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। तीसरी, ये जो वीडियो में आज हम मुख्य बात कर रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष में बैंक में कितनी राशि हम जमा कर सकते हैं, वो चाहे आपका सेविंग खाता हो या करंट खाता हो। तो अब ये 2 खातों पे मुख्य बात होती है, इनको भी इसमें 7 नियमों में जोड़ा गया है। हमने अभी बात करी कि एक वर्ष में अगर 10 लाख रुपए हम सेविंग खाते में जमा कर देते हैं, एक खाते में, एक से अधिक खाते में, एक बैंक हो या एक से अधिक बैंक हो, तो उस कंडीशन में आपके बैंक द्वारा आपके पैन कार्ड के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को जानकारी पहुंचती है। अब ये जानकारी तो कैश की थी, जब आप आजकल विभाग द्वारा नई नई व्यवस्थाएं आपकी करदाता की जानकारी के लिए भी उपलब्ध कराई गई है आयकर की वेबसाइट पर कि आप 26AS इसको देखें, इसको जांचें, AIS इसको देखें, TIS इसको देखें, तो इसमें बाकायदा आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपने अगर जितने भी बैंकों में खाते खोले हैं तो सेविंग खातों से कितना कितना किस किस बैंक से किस किस तारीख को आपको ब्याज प्राप्त हुआ, चाहे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया हो, आपने बैंक में एफडी बना रखी हो तो किस बैंक में कितने लाख की, उससे कितना एफडी का इंटरेस्ट मिला है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे कितना डिविडेंड आपको मिला है, आपने इस वर्ष में कितने का शेयर या म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट किया था इक्विटी शेयर वो कितने लाख के सेल किए हैं, वो उसका नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर मान लो आपके पास में इन्वेस्टमेंट आपने शेयर में किया है और अगर वो 12 माह से कम रहा, 12 महीने से कम रहा तो उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अगर उसकी सीमा 12 महीने से अधिक हो गई तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। तो इसमें रेट ऑफ टैक्स भी अलग है, लॉन्ग टर्म में 10% से टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म में 15% से टैक्स लगता है। ये तो जनरली हमने बातों में बता दिया आपको। तो ये हो गया, शेयर मार्केट की जानकारी मिलती है, आपने कितने लाख का इन्वेस्टमेंट किया, किस किस नेचर में किया, आपको LIC से जो कितना पैसा मिला, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये सभी जानकारी आजकल आपके TIS AIS में आयकर विभाग द्वारा आपकी जानकारी के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी हमने बात करी कि एक 10 लाख की सीमा अगर आपने नकदी बैंक में एक वित्तीय वर्ष में जमा कर ली तो ये पैन कार्ड के माध्यम से, बैंक के माध्यम से आयकर विभाग को प्राप्त हुई। लेकिन इसके अलावा जो बैंक में जमा करने के जो नेचर होते हैं, किस किस रूप में बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं हम, नकदी के रूप में जैसा हमने बताया, किसी ने अगर आपको DD बना के दिया, किसी भी स्वरूप से मिला हो, चाहे आपने उनको पैसे आवश्यकता के अनुसार दिए हो, लोन लिया हो, या फिर आपके पास में अकाउंट पे चेक से पैसा आया हो, या किसी ने आपके खाते में जिस स्वरूप में भी आपका व्यवहार हुआ हो डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिए हो, या नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी ने आपके डायरेक्ट बैंक खाते में पैसे जमा किए हो, NEFT के माध्यम से, RTGS के माध्यम से पैसे जमा किए हो। तो कैश के अलावा भी एक नियम है बचत खाते के लिए कि चाहे एक खाता हो बैंक का, एक से अधिक खाते हो, एक बैंक हो, एक से अधिक बैंक हो, तो एक वित्तीय वर्ष में, जो कि वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है, हमने आपको बताया, अगर साल भर में 50 लाख की सीमा वो क्रॉस कर जाती है, नगद की सीमा है एक वर्ष के लिए 10 लाख, अगर 10 लाख जमा होगा तो बैंक के माध्यम से आयकर विभाग को जानकारी प्राप्त होगी,
और ये अगर सभी प्रकार के जितने भी जमा करने के, बैंक में पैसे जमा करने के जो नेचर होते हैं, स्वरूप होते हैं, इसमें अभी सभी प्रकार के कैश के अतिरिक्त, तो उसमें सीमा बढ़ के हो जाती है 50 लाख। तो 50 लाख की सीमा जैसी क्रॉस हुई तो वो भी आपके पैन कार्ड पे TIS AIS में हाईलाइट होती है कि इस व्यक्ति के द्वारा, जिनका कि पैन नंबर ये है, और इस बैंक में अगर मान लो आपके आज देश में कई नेशनलाइज बैंक है, कई प्राइवेट बैंक है, कई कोऑपरेटिव बैंक है, सबके अपने बैंक खाते होते हैं, माइकर कोड होते हैं, सबके IFSC कोड होते हैं। तो विथ अकाउंट नंबर के साथ में ये आपके पैन कार्ड पर बैंक द्वारा जानकारी इनकम विभाग को दी जाती है। उनके पास प्राप्त होने से ये आपको उपलब्ध कराते हैं आपके TIS AIS में, और बाकायदा बैंक का नाम आता है, अकाउंट नंबर आता है, और उसके अलावा एक से अधिक बैंक है तो उनके अकाउंट नंबर, उनके बैंक के नाम आते हैं, और ये वहाँ बिल्कुल आपके TIS AIS इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये आपको शो हो जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष में इतने लाख रुपए, चाहे वो अब कैश की स्थिति में 10 लाख हो या फिर कैश के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के जो बैंक के जमा के नेचर है, जिसमें नकदी हो, जिसमें बैंक ड्रॉप हो, जिसमें अकाउंट पे चेक से जमा किया हो, NEFT से बैंक में पैसा आया हो, RTGS से आया हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया से पैसा आया हो, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आया हो, या किसी ने QR कोड के माध्यम से, आजकल ज़्यादातर व्यवहार हो रहा है QR कोड के माध्यम से आया हो, तो सभी की अगर टोटल 50 लाख क्रॉस कर जाती है तो ये भी आयकर विभाग की वेबसाइट पे TIS AIS में पैन कार्ड के माध्यम से आयकर विभाग को प्राप्त हो जाती है। हमें जानकारी के लिए आयकर विभाग द्वारा हमारे TIS AIS में हमको देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस वर्ष का हम जो आयकर रिटर्न भर रहे हैं और हमने हमारी आय का जो माध्यम वहाँ घोषित किया है। अब आपको जैसे भी हमने पिछली वीडियो में बताया है कि संक्षिप्त यहाँ बताते हैं कि इनकम के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप कृषक हो तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो शेयर मार्केट से इनकम हो सकती है, आपकी वर्चुअल इनकम हो सकती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इनकम हो सकती है, या फिर आपके अगर मान लो बिजनेस प्रोफेशन है तो उससे इनकम हो सकती है। किसी प्रकार का प्रोफेशन आप करते हो, किसी प्रकार का बिजनेस करते हो, उसके अतिरिक्त अगर आप कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, किसी भी सेक्टर में अगर आपको इनकम का जो स्रोत है, आपका सैलरी है, वेतन से अगर इनकम हो रही हो या फिर आपका इनकम का माध्यम अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेजिडेंशियल पर्पस उपयोग के लिए किसी को दी हो, कॉमर्शियल उपयोग के लिए दी हो, उसके अतिरिक्त अगर एक से ज़्यादा क्यों ना प्रॉपर्टी हो आपके पास में, एक से ज़्यादा आपने जो आपके रियल इस्टेट के आपके जो प्रॉपर्टी है, अगर मान लो आपने एक से ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट है, आपको एक प्रॉपर्टी से इनकम होती हो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम होती हो, तो वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में बताएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम। उसके बाद में अगर आपका व्यवसाय है तो आप व्यवसाय से इनकम, प्रोफेशन से इनकम बताएंगे। अगर आपने संबंधित वर्ष में अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था या शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो शेयर आपने बेचे शॉर्ट टर्म में 12 महीने से कम की अवधि में या लॉन्ग टर्म में 12 महीने से अधिक की अवधि में, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में आप कोई मकान ही ले ले, रेसिडेंटल मकान, या फिर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले ले, प्लॉट ले ले, फ्लैट ले ले, अगर मान लो आपने उस संबंधित वर्ष में कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचा हो, अगर इसकी सीमा अगर आपके पास में ये जो अवधि थी आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अगर ये 2 वर्ष मतलब 24 माह, अगर 24 माह से कम अवधि के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो आपको शॉर्ट टर्म में इसमें आपका जो जनरल इनकम टैक्स का स्लैब होता है तो उसके अनुसार टैक्स देना होता है। उसके बाद में अगर मान लो आपने 2 वर्ष से अधिक के लिए इसमें आपकी अवधि से अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया था, तो लॉन्ग टर्म में जो फिक्स रेट है इसका इनकम टैक्स का 20%। इसमें कई ऑप्शन भी होते हैं कि कुछ अगर इन्वेस्टमेंट कर दे आप निश्चित सीमा में, या किसी नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन खाता खोल ले और उसमें आपने जो भी प्रॉपर्टी बेची उसका पैसा आप जमा कर दे निश्चित समय सीमा के अंदर, तो कई प्रकार के इसमें विकल्प होते हैं। तो प्रॉपर्टी अगर बेचने से आपको कैपिटल गेन के नेचर के रूप में इनकम होती है, उससे इनकम हो, या फिर अदर सोर्सेज की कोई गिनती नहीं है, और सीमित इनकम के अन्य सोर्स होते हैं उसमें आते हैं। उदाहरण के लिए हम कमीशन समझ ले, बैंक की FD समझ ले, या फिर आपका कोई पार्ट टाइम इनकम का स्रोत समझ ले,
तो ये मुख्यतः 5 स्रोत आयकर विभाग द्वारा भी बताए गए हैं। रिपीट करते हैं, वेतन से इनकम फ्रॉम सैलरी आय, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, मकान संपत्ति से आय, बिजनेस और प्रोफेशन व्यवसाय और पेशे से आय, पूंजीगत लाभ से आय, कैपिटल गेन से आय, उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम के अन्य साधनों से आय। तो आपके जो भी इनकम के साधन थे, इसमें आपने कुल कितनी इनकम बताई है, उसके क्षमता के अनुसार आपने जो भी आपके उस संबंधित वर्ष में इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट में मान लो आपके बच्चों की आप पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हैं, कितने लाख रुपए आपने फीस दी है कॉलेजेस में, स्कूल में, आपने उस समय LIC में, आपके PPF में, आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट, अगर कोई रियल इस्टेट का आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, या दूसरा माने आपने बैंक में कितने पैसे जमा किए हैं, किस नेचर के रूप में जमा किए हैं, आपको LIC में आपने कितने लाख रुपए, कितने हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो जितने भी NSC ली है आपने, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट के स्वरूप है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आपने उस संबंधित वित्तीय वर्ष में कितने राशि का इन्वेस्टमेंट किया है और आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपने कितनी इनकम बताई है। अगर इसमें आपका मैचिंग हो जाता है तो ये अच्छी बात है। तो आपने जब बचत खाते में 10 लाख से ज़्यादा जमा राशि कर दी, तो क्या आपने उस संबंधित वर्ष में जो इनकम बताई है वो भी उचित है? तो इसका आकलन आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। या फिर आपने कैश के अतिरिक्त उस वर्ष में 50 लाख से ज़्यादा आपके बैंक खाते में, सेविंग खाते में राशि जमा हो गई है, तो आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम का स्रोत बताया है कि हमारा जो भी, हम पाँचों में से जो भी इनकम का स्रोत हमारा है, उससे कितनी इनकम हमने घोषित की है, आयकर विभाग को बताइए उस पे उस वर्ष में कितना इनकम टैक्स भरा है हमारे द्वारा सेल्फ असेसमेंट में या एडवांस टैक्स के रूप में। उस एडवांस टैक्स आपको मालूम है कि 10,000 से अधिक अगर एक वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स भरने की अगर पात्रता आ जाती है, अगर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर एक निश्चित सीमा जो कि 10,000 है एडवांस टैक्स भरने की, अगर उससे अधिक मात्रा में टैक्स भरना आ रहा है, तो जो समय सीमा निश्चित की गई है, कारपोरेट के अलग, नॉन कारपोरेट के अलग अलग जो तारीखें निश्चित की गई है 3-3 माह की अवधि में, क्या आपने वो समय से भर दिया एडवांस टैक्स, या आपकी इनकम के जो भी स्रोत थे उस पर TDS कटा है, कितनी मात्रा में कटा है। और अगर मान लो आपने कैश के अतिरिक्त 50 लाख का वो सीमा क्रॉस कर लिया है, तो इनकम के अलावा आपको और कहाँ से पैसा आया है, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसकी पूरी इनकम इसमें शो की है, अदर सोर्सेज से जो इनकम आया है वो बताया है कि नहीं। अगर मान लो आपको किसी से गिफ्ट मिला हो, या इनकम के अतिरिक्त और कहाँ से किस नेचर में इनकम आई हो, जैसे आप रेगुलर PPF में इन्वेस्टमेंट करते थे, उसकी मैच्योरिटी आ गई हो, या आपने LIC में कई सालों से 20-25 सालों से इन्वेस्टमेंट करते आया, अगर मान लो वो आपकी मैच्योरिटी हो गई, तो आपके आजकल डायरेक्ट NEFT से LIC द्वारा आपका बैंक की जानकारी लेकर सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाती है। तो मान लो आपको उस वर्ष कुछ राशि LIC से भी मिली है, तो क्या आपने वो भी एग्जाम इनकम के रूप में घोषित कर दी है कि भाई हमको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए LIC से मिला था और हमारे बैंक खाते में 50 लाख की सीमा इस कारण क्रॉस हुई है, तो क्या वो आपने बता दिया इनकम टैक्स रिटर्न में। आपकी इनकम जो भी हो, आप रेगुलर जो भी कार्य करते हो, उसके अतिरिक्त आपको उस वित्तीय वर्ष में जहाँ से भी इनकम आती है, सभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मिसमैचिंग ना हो। अब ये तो बात हो गई कि आज की तारीख में वो किसी भी नेचर का व्यवसाय या किसी भी नेचर की इनकम होती हो, सभी के बैंक में खाते हैं। चाहे आज की तारीख में हम बात करें तो करोड़ों की संख्या में सबसे ज़्यादा देश में जो खाते खुले हैं, वो खुले हैं बचत खाते, सेविंग अकाउंट। और कई स्थिति तो ऐसी है कि एक व्यक्ति के एक पैन कार्ड पे एक से अधिक खाते भी खुले हैं, किसी के 4-4, 5-5 बैंकों में भी खाते खुले हैं, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपनी बचत की राशि उसमें जमा करते रहते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में आज की तारीख में जो देश में खाते खुले हैं, वो सबसे अधिक खाते खुले हैं बचत खाते, सेविंग खाते। चाहे आप अगर देखना चाहें तो आपके घर में बच्चों के हो गए, गृहिणी के हो गए, हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, तो सभी के बैंक खाते मिलेंगे। अगर किसी फैमिली में 4 सदस्य है, 5 सदस्य है, तो देखने में आया कि उन सदस्यों की संख्या से अधिक ही बैंक में खाते होते हैं। अगर 5 सदस्य हैं तो कम से कम 5 खाते तो आपको देखने मिलेंगे, वो चाहे पाँचों सदस्यों के एक ही बैंक में खाते हो या अलग अलग बैंक में खाते हो, जो कि उनकी आवश्यकता अनुसार
वो खोल सकते हैं। जैसे हम समझे कि किसी हाउसवाइफ है तो उन्होंने अपने घर के नज़दीक ही कोई बैंक है तो उस शाखा में जाके खाता खोल लिया, या फिर कोई कर्मचारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो वहाँ पर उस एम्प्लॉय ने अपनी सुविधा के अनुसार जिस बैंक में उस एम्प्लॉयर का खाता हो, जहाँ पर वो कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उन्होंने सब कर्मचारियों के बैंक खाते सब कर्मचारियों के खाते अपनी उस बैंक में खुलवा दिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके पहले से चाहे आपका खाता कहीं भी खुला हो, लेकिन उन्होंने आजकल नियम ये हो गया है कि कर्मचारियों को एम्प्लॉय को सैलरी जो है तो बैंक खाते के माध्यम से डायरेक्ट बैंक खाते में जमा की जाए। तो उन्होंने उनकी सुविधा अनुसार सभी कर्मचारियों के खाते जहाँ पर उनकी बैंक के खाते हैं तो उसी में खुलवा दिए। तो इस प्रकार से परिस्थितिवश, स्थितिवश एक से अधिक खाते भी खोलने पड़ते हैं, खुल जाते हैं। तो देखने में ये आया है कि प्रायः सभी लोगों के बैंक में खाते होते हैं आज की तारीख में, और अधिकतम मात्रा में सेविंग खाते होते हैं। देश में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जो खाते खुले हैं वो खुले हैं बचत खाते। जैसे खाते अनेक प्रकार के होते हैं। बचत खाते जिसको सेविंग खाता बोला जाता है, जो कि जनरल खोला जाता है आपस में आपसी रूटीन के लिए, पैसे की जो रहती है सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। हमको कहीं से अचानक पैसा मिला, हम कहाँ रखें, घर में अनेक प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से चिंताएं होती है। उससे बचने के लिए हमने बैंक में खाता खोला, बैंक में राशि जमा करी। सबसे बड़ी संख्या में जो खाते खुलते हैं वो बचत खाता हो गया। दूसरा होता है करंट अकाउंट, जिसको कि व्यापारिक वर्ग द्वारा खोला जाता है। सबसे बड़ी संख्या में जो देश में खाते खुलते हैं किसी के भी द्वारा खोला जाता है तो सबसे पहला खुलता है बचत खाता। उसके बाद में अधिकतम मात्रा में जो खाते खुलते हैं उसको कहा जाता है करंट अकाउंट से चालू खाता, जो कि व्यावसायिक उपयोग के लिए होता है। अब महत्वपूर्ण बात जानने की ये होती है कि बचत खाते में ब्याज मिलता है। आपकी न्यूनतम राशि किसी किसी खाते में निश्चित की जाती है कि आपको वर्ष भर में निश्चित सीमा में राशि रखनी होगी, या कोई शून्य बैलेंस पे भी खाते खुलते हैं। तो जो बचत खाते होते हैं उस पर आपको मिलता है ब्याज। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब करंट खाता खुलता है, जिसे चालू खाता कहा जाता है व्यवसायी वर्ग द्वारा, तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये बिना ब्याज के आपके दिन प्रतिदिन के जो आप व्यावसायिक व्यवहार करते हैं उसको सुरक्षा की दृष्टि से, जो आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपने आपकी जो भी व्यवसायिक गतिविधि करी, आपको किसी को पेमेंट करना होता है तो आप उस बैंक के माध्यम से NEFT, RTGS, चेक के माध्यम से आपकी सुविधा अनुसार उससे पेमेंट करते हैं। मतलब उसका दैनिक उपयोग होता है। बचत खाते का उपयोग सीमा जो होती है, बचत खाते का जो उपयोग करते हैं वो कम उपयोग होता है, कम मात्रा में उसमें ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रतिदिन जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो होता है चालू खाते में, जिसे करंट खाता बोला जाता है। अब वैसे तो खाते कई प्रकार के होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग खाता, CC लिमिट खाता, OD खाता, लोन अकाउंट, कई प्रकार के लोन भी उसमें ले सकते हैं आप। गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कई प्रकार के बैंकों में खाते होते हैं। लेकिन मुख्यतः खाता होता है, एक सबसे बड़ी संख्या में जो खोले जाते हैं वो होते हैं बचत खाते, सेविंग अकाउंट, और उसके बाद में जो संख्या होती है जो कि व्यवसायिक वर्ग वर्ग द्वारा उपयोग की जाती है वो खाते होते हैं आपके चालू खाते, करंट अकाउंट। और व्यवसायिक वर्ग द्वारा भी जो खाते खोले जाते हैं उसके भी मुख्यतः आप 3-4 स्वरूप देख सकते हैं। कि मान लो आपने आपके दैनिक उपयोग के लिए आपने कोई चालू खाता खोल लिया, जिसमें आप संबंधित आपके रोज के व्यवहार जो भी आप गतिविधि करते हैं उसके आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं उसमें राशि, चाहे वो नकदी जमा कर रहे हैं या आपने किसी को जो आपका टर्नओवर था, व्यावसायिक गतिविधि करी, उसके माध्यम से आपको चेक मिला है, या संबंधित रिसीवर द्वारा या क्रेता आपके द्वारा जिनको माल बेचा गया है उस क्रेता द्वारा आपके बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया हो, चाहे नकदी किया हो या अकाउंट पे जमा कर दिया हो, NEFT के माध्यम से पेमेंट भेजा हो, RTGS के माध्यम से भेजा हो, या फिर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू आपके खाते में जमा कर दिया गया हो। क्योंकि जनरली उनको आपका बैंक खाता देना होता है। आजकल तो व्यवसायी वर्ग द्वारा उनके बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवाइस, क्रेडिट इनवाइस, इस पर ही वो दर्शित होता है। आपका GST नंबर, आपकी फर्म का नाम और आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड। तो मुख्यतः ट्रांजेक्शन कभी कभी डायरेक्ट बैंक खाते में भी कर दिए जाते हैं। तो ये दूसरा जो मुख्यतः बड़ी मात्रा में उपयोग होता है उसको करंट खाता, चालू खाता कहा जाता है। वैसे व्यवसायी द्वारा अपनी सुविधा की दृष्टि से जो एक और अलग खाता खोला जाता है उसको OD खाता कहा जाता है, CC लिमिट खाता। CC लिमिट खाते खोलने के लिए
मॉर्गेज रखना होता है, कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ पर गिरवी रखना होती है, तो उसके माध्यम से आप व्यवसाय वर्ग द्वारा सीसी अकाउंट भी खोला जा सकता है। उसमें भी जब आप पेमेंट जमा करते हैं तो यहाँ पर अभी हम आप बताएंगे कि एक निश्चित सीमा कि जिस प्रकार से हमने जानी थी कि सेविंग खाते में हम कैश कितनी मात्रा में एक वर्ष में जमा कर सकते हैं, या फिर जितने भी बैंक में जमा करने के माध्यम होते हैं, कैश, डीडी, अकाउंट पे चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड के माध्यम से जो कैश की स्थिति सेविंग खाते में 10 लाख होती है, सभी स्थिति में 50 लाख होती है। तो करंट अकाउंट में या सीसी अकाउंट में ये सीमा क्या होती है? तो करंट खाते में, चालू खाते में ये सीमा होती है 1 करोड़ की। अगर मान लो आपने 1 करोड़ से ज़्यादा राशि करंट अकाउंट में जमा कर दी 1 वर्ष में, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भी आपके टीआईएस या एएस में प्राप्त हो जाती है कि आपने एक या एक से अधिक बैंकों में या फिर एक से अधिक बैंक खातों में 1 करोड़ से अधिक राशि जमा कर दी है। या फिर उसके आगे बात करें हम कि 1 करोड़ की जो सीमा थी ये हो गई कि मान लो आपने उस संबंधित वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा राशि आपने जमा कर दी है, तो यहाँ पर भी आपको फिर आपके जो रिटर्न भरते हैं व्यवसाय वर्ग द्वारा उसमें इसके स्रोत की जानकारी देनी होती है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि हम एक वित्तीय वर्ष में हमारा जो बैंक खाता है वो किस स्वरूप में खोला गया है, चाहे बचत खाता हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, और व्यवसाय वर्ग द्वारा जो उपयोग किया जाता है या सीसी लिमिट खाता ओडी हो खाता हो, तो इसमें कितनी राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। तो बचत खाते में कैश की स्थिति होती है 10 लाख। तो इस जो हमारे वीडियो में जाना, अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। इसके लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।